नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के YouTube चैनल के माध्यम से मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, आपका पुनः स्वागत करता हूँ। इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक न्याय प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसको हम जारी रखते हुए आज उसमें एक नया जो टॉपिक है वह है चार्टर ऑफ 1661 सन 1961 का राज्यालेख। जो राज्यलेख हैं वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा समय समय पर कंपनी को जारी किए गए हैं, जिनसे कि कंपनी अपने न्याय प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला सके, सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो प्रारंभिक न्याय व्यवस्था में जो शासन काल था उसमें 1661 का जो राजलेख है उसका एक अपना अलग महत्व है। और किस तरह से जो कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई, उसने 60 वर्षों में किस प्रकार से परिवर्तन किया और राजलेख के माध्यम से अपनी विधि व्यवस्था को बनाने के लिए उनको कौन कौन से अधिकार इस राजलेख के द्वारा प्राप्त हुए, इन सब की चर्चा हम करेंगे। कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो दक्षिण भारत के आंतरिक क्षेत्रों में भी बढ़ने लगी, और जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगीं तो उसके लिए कंपनी को अपनी जो बस्तियां हैं वो वहाँ पर स्थापित करना आवश्यक हो गया। ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र ब्रिटिश सम्राट को भेजा गया, जिसमें ये याचना की गई कि उसे दी गई जो अधिकार शक्ति है उसको आंग्ल जो बस्ती हैं, अंग्रेज़ों की जो बस्तियां हैं कि प्रजा पर उचित नियंत्रण रखने के लिए वो अब अपर्याप्त साबित हो रही हैं। इसलिए उनके लिए एक अलग व्यवस्था, एक अलग चार्टर जो है जारी किया जाए। और उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि जो अंग्रेज़ जो बस्तियां हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट एंड काउंसिल है, उस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अंग्रेज़ निवासियों को इंग्लिश विधि के अनुसार दंडित किए जाने की अधिकारिता कंपनी को प्रदान की जाए। और इन बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये आवश्यक किया जाए कि प्रेसिडेंट और काउंसिल के जो आदेश हैं उनको वो अनिवार्य रूप से
उनका पालन उनके द्वारा किया जाए। इस आवेदन करने पर कंपनी को 3 अप्रैल सन 1661 को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने एक नया राजलेख प्रदान कर दिया, जिसके द्वारा कंपनी अपने व्यापारिक स्थानों, जिनको कि बोलचाल की भाषा में फैक्ट्री बोला जाता था, के लिए राज्यपाल तथा उसकी परिषद, गवर्नर एंड काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति कर सकती थी। प्रत्येक फैक्ट्री जो अंग्रेजी फैक्ट्री के राज्यपाल और जो गवर्नर एंड काउंसिल को उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर दीवानी तथा फौजदारी मामलों में इंग्लिश विधि के अनुसार निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे कि 1661 के चार्टर की जो विशेषता है वो इस बात में है कि अब 1661 में अंग्रेज बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर अंग्रेजी कानून लागू किया जाने लगा। पहले जो चार्टर दिए गए थे उन चार्टर में अंग्रेज़ों के लिए ही केवल उन कानूनों को लागू किया जाने का प्रावधान था। भारतीयों के ऊपर या अंग्रेज़ और भारतीयों के मध्य यदि किसी तरह का विवाद था तो इसमें अंग्रेजी कानून लागू न होकर के भारतीय कानून लागू होने का प्रावधान था। तो अब ये 1661 के चार्टर के माध्यम से ये व्यवस्था कर दी गई कि जो भी अंग्रेज़ बस्ती में जो अंग्रेज़ फैक्ट्री है उसमें रहेगा, उसके ऊपर दीवानी और फौजदारी मामलों में जो कि अपराध से संबंधित हैं और जो दीवानी मामले हैं उनमें जो भी उस बस्ती में रहने वाला है उसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर अंग्रेजी विधि के प्रावधान ही अब लागू किए जाएंगे। तो एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार कंपनी को इस चार्टर के माध्यम से प्राप्त हो गए। अंग्रेज बस्तियों में जहां राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया था, फैक्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि उसके क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों के लिए दोषी अपराधियों को दंड दिलाने के लिए वह उन्हें निकटस्थ गवर्नर एंड काउंसिल के पास भिजवाने की व्यवस्था करे अथवा उन्हें इंग्लैंड भिजवा दे। भारतीय विधि के इतिहास में सन 1661 का राजलेख का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत कंपनी को दी गई न्यायिक शक्ति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज बस्तियों में रहने वाले सभी निवासी, चाहे वे अंग्रेज हों अथवा देशी भारतीय, दीवानी तथा फौजदारी मामलों के लिए कंपनी के गवर्नर एंड काउंसिल के क्षेत्राधिकार में माने गए तथा गवर्नर को दंड संबंधी अधिकार शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि की गई कि वह मृत्यु दंड तक देने की क्षमता रखने लगा। गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह मृत्यु दंड तक व्यक्तियों को दे सकता था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सन 1661 के चार्टर द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्राधीन भारतीय भूप्रदेशों में एक निश्चित न्याय व्यवस्था लागू की जो इंग्लिश विधि पर आधारित थी। जो इंग्लैंड के राजा थे उसने जो कंपनी के अधीन जो भूप्रदेश थे, कंपनी के अधीन जो जमीन
जहाँ जहाँ तक कंपनी का अधिकार क्षेत्र था उसके लिए अंग्रेजी न्याय व्यवस्था की नींव 1661 के चार्टर के द्वारा रख दी गई। अंग्रेजों ने इस राजलेख द्वारा यह संकेत देने का प्रयत्न किया था कि अब कंपनी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र न रहकर क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की ओर कृत संकल्प थी। अब उसका मकसद केवल और केवल व्यापार करना नहीं, अब वो एक तरह से क्षेत्रीय जो भारत का जो क्षेत्र था उस पर प्रभुत्व रखने वाली एक संस्था बनने जा रही थी। इस चार्टर के महत्व का एक अन्य कारण यह भी है कि इसके द्वारा गवर्नर इन काउंसिल के नेतृत्व में भारतीय अंग्रेज बस्तियों के लिए एक निश्चित शासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य एक ही संस्था गवर्नर इन काउंसिल में संकेंद्रित किए गए थे। इन बस्तियों को न्याय व्यवस्था मूलतः इंग्लिश विधि पर आधारित होने के कारण यह स्वाभाविक था कि वह अंग्रेज के लिए पक्षपातपूर्ण तथा देशी भारतीयों के लिए अहित करती। अंग्रेज और भारतीयों में मुकदमा होता तो एक तरह से वो क्या था, पक्षपातपूर्ण रवैया उनके द्वारा गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा अपनाया जाता था और वह देशी भारतीयों के लिए अनुपयुक्त थी। सूरत का बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होते हुए ब्रिटिश कंपनी को वहां से अपनी अन्य फैक्ट्रियों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई अनुभव हो रही थी। इसका कारण यह था कि जब जून 1653 में मद्रास का व्यापारिक जो फैक्ट्री है जावा स्थित बैंटम केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हुआ तो उसे सूरत प्रेसिडेंसी के अधीन न रखकर स्वतंत्र प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया गया तथा बंगाल और कोरामंडल तट की सभी अंग्रेज फैक्ट्रियां इसके अधीन रखी गईं। जो मद्रास था उस मद्रास को जो है जब वो जावा के बैंटम केंद्र से के अधीन था उसको अलग जब हुआ तो उसको सूरत के अधीन रख के उसको जो फैक्ट्री का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र प्रेसिडेंसी टाउन जो फैक्ट्री है वो बाद में कंपनी ने अपना मुख्य कार्यालय सूरत से हटाकर बंबई में स्थापित किया तथा वह अपनी प्रेसिडेंसी कायम की। इसके बाद सूरत की बस्ती कंपनी की एक साधारण फैक्ट्री मात्र बनी रही तथा उसका केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया। केवल ये महत्व रह गया कि सबसे पहली जो है अंग्रेज बस्ती थी, सबसे पहली अंग्रेज फैक्ट्री थी। बाद में सारा की सारा जो अब तक जो सूरत के पास जो अधिकार थे, सूरत की जो फैक्ट्री प्रमुख फैक्ट्री थी वो प्रमुख फैक्ट्री अब बम्बई की फैक्ट्री मानी जाने लगी और वहीं से जो है कार्य होने लगे। कंपनी ने दिसंबर 1699 में 1699 में बंगाल में स्थित अपने सभी व्यापारिक क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया तथा उन्हें फोर्ट विलियम्स कोलकाता का जो पुराना जो नाम है फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के क्षेत्राधिकार में रखा। इस समय से लेकर सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने तक मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसियों का स्तर एक समान बना रहा, परंतु 1773 के अधिनियम द्वारा मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया तथा इस प्रकार इन दोनों प्रेसिडेंसियों का स्तर कलकत्ता प्रेसिडेंसी की तुलना में घटकर कम हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे 1661 का जो चार्टर है, राजपत्र है, उसने भारत में अंग्रेजी विधि की नींव को पुख्ता कर दिया और धीरे धीरे कालांतर में पूरे भारत में
अंग्रेजी विधि धीरे धीरे लागू होती गई और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी विधि के अनुसार ही शासन चलाया जाने लगा। आप इसको तैयार करें, पढ़ें और हम इसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर इसमें लेंगे। धन्यवाद।